A very, very good morning to all of you, sir. Good morning. क्लास कल का लेक्चर क्लियर था सब लोग को? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Was the yesterday's lecture clear, everybody? हम लोगों को टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में समझ में आया था लास्ट लेक्चर का. ठीक है, चलिए. ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू टॉपिक. कल का टॉपिक आई होप सब लोग के दिमाग में क्लियर था. ठीक है, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EMF. अच्छी तरह से बात को समझना है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड कल का टॉपिक अगर आपको समझ में आया होगा, दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ द करंट बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस. डिपेंडेंसी जो थी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रेजिस्टेंस भी घटने वाला है. ठीक है, तो उस चीज में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक फॉर्मूला ऐसा है जो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू पे आपको ये बता सकता है कि कितना रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, प्लस हम लोगों ने अल्फा भी पढ़ा. अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस का कोएफिशिएंट बोला जाता है उसको. ठीक है, जो कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा पर डिग्री ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो इस चीज से हमें पता चला कि कितना एक पर्टिकुलर इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो. ठीक है, प्लस हम लोगों ने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए. 2 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए. ठीक है, सो दोनों न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने ये समझा कि क्वेश्चन किस तरह पढ़ना है, गिवन किस तरह लिखना है, गिवन में कौन सी चीजों को इनिशियल पकड़ना है, कौन सी चीजों को फाइनल पकड़ना है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग ने सॉल्व किया. ठीक है, टुडे वी आर जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, EMF बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना है. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो EMF है, ये आप जो आपके पास सेल होता है ना, या जो आपके पास एक बैटरी होती है, उसको बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. EMF जो सेल या बैटरी एक सर्किट में कनेक्ट की जाती है, उसको EMF बोला जाता है. उसका नाम, दूसरा नाम EMF है. आज तक तुमने क्या नाम सुना? आज तक तुमने सुना कि या तो मैं उसको सेल बोलता हूं, या तो मैं उसको बैटरी बोलता हूं. आज से तुम उसको तीसरा नाम भी दोगे. सेल बोलो, बैटरी बोलो, या अब तीसरा नाम उसका तुम्हें पता चल रहा है, उसका नाम है EMF. इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है,
तो कभी ना कभी तुम लोग को एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा इस तरह से, एग्जाम्पल, अ सेल हैविंग EMF of 7 volts, या फिर तुम्हें मिलेगा एक एग्जाम्पल इस तरह से, अ EMF of 5 volts is connected in the circuit. ये क्या है? ये EMF किसकी वैल्यू है? ये EMF उस सेल या बैटरी की वैल्यू है जो सर्किट में कनेक्ट की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पहले हम लोग इसको सेल बोलते थे, पहले हम इसको बैटरी बोलते थे, तो अब हम इसको EMF बोल रहे हैं। तो EMF की ऐसी क्या स्पेशलिटी है? EMF की ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है? क्या सेल और बैटरी बोलने से काम नहीं चलेगा? क्या ऐसा नहीं चलेगा कि ये सेल है 5 वोल्ट का, ये सेल है 7 वोल्ट का, या बैटरी है 5 वोल्ट की, बैटरी है 7 वोल्ट की, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा क्या? क्या EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सच में कुछ इंपॉर्टेंस है? हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सच में कुछ इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका आप वैल्यू देख पा रहे हैं 7 वोल्ट 5 वोल्ट, मतलब वोल्ट में ही इसका यूनिट होता है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यानी जो बैटरी का यूनिट होता है वो वोल्ट्स में ही होता है। तो ये होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली आपको बताता किस बारे में? डेफिनेशन जरा हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की देखेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन इस प्रकार से, द वर्क डन by a cell to move a charge once around the complete circuit। सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में रखनी है, और खुद के दिमाग को ये चीज कंफ्यूज करने नहीं देनी है, नाम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब डेफिनेशन शुरू होता है तो डेफिनेशन शुरू होता है द वर्क डन से। तो इन दोनों से अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना है कि सर नाम तो बोलता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डेफिनेशन में शुरू हो रहा है द वर्क डन। ये नाम ही ऐसा है, इस बैटरी का नाम ही ऐसा किया गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में फोर्स है बट एक्चुअल में बैटरी करती क्या है? बैटरी करती है वर्क डन। बैटरी काम करती है, किस चीज का काम करती है बैटरी? ऐसा क्या करती है? द वर्क डन बाय अ सेल to move a charge once around the complete circuit। अगर आपने कोई सर्किट कंसीडर किया, इफ यू हैव कंसीडर्ड अ सर्किट, और उस सर्किट में आपने एक बैटरी को लगा दिया, इसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये बैटरी इस सर्किट में करती क्या है? बैटरी इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाती है इस तरह से। अगर बैटरी इस सर्किट में करंट को फ्लो करवा रही है, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट जानते हैं बचपन में, तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब ये भी चीज आपको बचपन में सिखाई जाती है, इसको कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ करंट के नाम से बचपन में जाना जाता है। याद रखिए, जब भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो करंट पैदा होता है, पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से ट्रैवल करते हैं सर्किट में पूरा घूम के वापस पॉजिटिव टर्मिनल तक, पर आप करंट की दिशा दिखाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उल्टी दिखाते हैं। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट सवाल यह उठता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से धक्का मार के पॉजिटिव टर्मिनल तक लाया कौन? क्योंकि जब तुम बचपन में थे तो तुम लोगों ने करंट का डेफिनेशन पढ़ा था। करंट के डेफिनेशन में यह लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड एज करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। तुमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ा हुआ है करंट का। पर ऐसा किसने किया? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक कौन लेके आया? वो ये बंदा लेके आया,
जिसको तुम बचपन से सेल या बैटरी बोलते हो और आज तुम उसको ईएमएफ बोल रहे हो, तो क्या इस बंदे ने जिसको तुम आज ईएमएफ बोल रहे हो, इसने कुछ काम किया? इसने कुछ वर्क डन किया? किया। क्या वर्क डन किया इसने? इसने ऐसा क्या वर्क डन किया? इसने चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाया। पूरे सर्किट में घुमाने का क्या मतलब है? व्हाट डू आई मीन बाय चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट? वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या है? फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल पूरा घूम के टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये कंप्लीट सर्किट होता है। तो इस चीज को करने में इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पूरा घुमा के पॉजिटिव टर्मिनल लाने में जो वर्क डन किया जाता है, वो वर्क डन किया जाता है इस सेल से, और यही वो सेल का ईएमएफ होता है। आपके दिमाग में एक डाउट भी आ सकता है, और वो डाउट इस तरह से आ सकता है कि सर फिर वोल्टेज क्या होता है? अगर ये ईएमएफ का डेफिनेशन है, मैं तो बचपन से ये बोल रहा था बैटरी हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 7 वोल्ट्स, मैं तो बचपन से ये बोल रहा था बैटरी हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट्स, और आज आप आते हो वो भी सुबह सुबह 6 बजे और मुझे बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, बैटरी हैविंग अ ईएमएफ ऑफ 7 वोल्ट्स, बैटरी हैविंग अ ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट्स। वोल्टेज नहीं बोलने का, ईएमएफ बोलने का। तो बचपन से क्या मेरे को गलत पढ़ा रहे थे क्या? बचपन से आपको गलत नहीं पढ़ा रहे थे, बचपन से आपको अधूरा पढ़ा रहे थे, आधा पढ़ा रहे थे। इस सेंटेंस के बारे में मैं कमेंट करूंगा कि वोल्टेज ऑफ अ सेल क्या होता है, वोल्टेज ऑफ अ सेल क्या होता है, इस बारे में मैं कमेंट करूंगा, उसका आप टेंशन मत लो। पर फिलहाल आप ये समझो कि ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है। वोल्टेज ऑफ अ सेल और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या फर्क है, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। पूरा आज का लेक्चर खाली इसी के ऊपर जाने वाला है हमारा। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बस इसी में पूरी चर्चा है आज हमारी। अच्छे से सब कुछ क्लियर करूंगा। बट फिलहाल के लिए तुम्हारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, किसी भी सेल को जो तुम दुकान से खरीद के लाते हो, उसके ऊपर जो वैल्यू छपी हुई होती है वो उसका ईएमएफ होता है। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट्स होता है, वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट्स ही होता है। पर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या समानता है, बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल वोल्टेज को साइड में रखो, फिलहाल मेरी बात ध्यान से समझो। जो बैटरी तुम मार्केट से खरीद के लाओगे अगले दिन, उसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो उस बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू है। एंड व्हाट इज द ईएमएफ की वैल्यू? वो वैल्यू तुम्हें क्या बता रहा है? ये 7 वोल्ट, ये 5 वोल्ट तुम्हें क्या बता रहा है? ये 7 वोल्ट और 5 वोल्ट तुम्हें इस बारे में जानकारी दे रहा है कि वो सेल या वो बैटरी कितना वर्क डन कर सकती है एक चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। एक 5 वोल्ट की बैटरी ज्यादा वर्क डन करेगी, एक 7 वोल्ट की बैटरी उससे ज्यादा वर्क डन करेगी, एक 10 वोल्ट की बैटरी दोनों से ज्यादा वर्क डन करेगी। तो ये जो वर्क डन है, ये जो बैटरी का वर्क डन है, इसको आप उसका ईएमएफ मानते हो। याद रखना, किस चीज का वर्क डन? चार्ज को सर्किट में घुमाने का वर्क डन। चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने की जिम्मेदारी इस सेल की है। इस सेल ने वो जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं एक चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करा के दिखाऊंगा और मैं करंट को पैदा करा के दिखाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे वर्क डन करना पड़े तो मैं करूंगा, और वही वर्क डन सेल का ईएमएफ होता है। इस सवाल का जवाब देंगे, इतना समझ में आ रहा है क्या? कमान एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर इन योर ब्रेन्स? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। उठे हैं क्या सब लोग? उठे हैं क्या? ऑल ऑफ यू आर अवेक? समझ आ गया? समझ आ गया? ये पहला क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में डाउट के फॉर्म में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में डाउट के फॉर्म में आ सकता है।
EMF of a cell and voltage across the cell सेम होता है क्या? सब सवाल का जवाब देंगे, सब सवाल का जवाब देंगे। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। हम लोग हर एक सवाल का जवाब देंगे यहां पे। पहले मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि आपके दिमाग में वोल्टेज नाम की कोई चीज आए। भूल जाओ कि आपको कभी कुछ वोल्टेज नाम की चीज पता थी, भूल जाओ। अभी तक से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं दुकान से अगर कोई बैटरी खरीद के लाता हूं, उस पर जो भी लिखा होगा बैटरी के ऊपर, 5 वोल्ट लिखा हो, 10 वोल्ट लिखा हो, वो उसका ईएमएफ का वैल्यू है। अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से बात को अंडरस्टैंड करना है। ये होगा हमारा आज का दूसरा पेज। अंडरस्टैंड करना है, बहुत ही अच्छी तरह से बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपने अभी नोटिस किया कि मैंने ईएमएफ को वर्क डन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करें। ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल यानी कि वर्क डन, और वर्क डन यानी कि एनर्जी। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन और एनर्जी दोनों एक इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। मतलब अगर आपको वर्क डन करना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी क्या कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और 7 वोल्ट की बैटरी क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? 5 वोल्ट की बैटरी और 7 वोल्ट की बैटरी में फर्क क्या है? राहुल सवाल पूछ रहे हैं कि 5 वोल्ट की बैटरी और 7 वोल्ट की बैटरी में फर्क क्या है, वो क्या करेंगे ऐसा कि उनमें फर्क है? राहुल जब 2 मिनट में आपका मैं जवाब देता हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जो आपका सवाल है ना कि 5 वोल्ट की बैटरी और 7 वोल्ट की बैटरी ऐसा क्या करेगी, ऐसा क्या करेगी दोनों बैटरी की, उनमें डिफरेंस आएगा। मैं आ रहा हूं उसमें, जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूं मैं आपके डाउट के ऊपर। पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता था। ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल ऐसा बोलते हैं। ये उस बैटरी के वर्क डन करने की क्षमता के बारे में बात करता है। ये इस बैटरी के एनर्जी के बारे में बात करता है, उसकी ताकत के बारे में बात करता है। बिकॉज अगर आपके पास ताकत है तो आप वर्क डन करोगे। पहला सवाल आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि एक बैटरी के पास ये ताकत या वर्क डन करने की क्षमता कहां से आती है। इसके बारे में थोड़ी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर राहुल के डाउट के ऊपर चले जाते हैं। अगर आपको पता है तो आपका जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपका जो सेल होता है उसके अंदर एनोड एंड कैथोड नाम की चीज होती है। आपका जो सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नाम की एक चीज होती है। कभी ये सब सुना है केमिस्ट्री में? कभी एक सेल का डायग्राम देखा है किसी ने? देखा है कभी सेल का डायग्राम? केमिस्ट्री अगर ध्यान से पढ़ी है तो तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह का एक डब्बा होता है जिसके अंदर इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए होते हैं, और उनमें से एक इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हो, एक इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहते हो। कुछ याद आ रहा है? ये जो एनोड और कैथोड है यही आपके सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जैसा बिहेव करते हैं। यही जो एनोड और कैथोड है, 10th क्लास में था, यस 10th क्लास में था। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो ये जो एनोड और कैथोड हैं यही तो आपके सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको बात को समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता है एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स मिलते हैं। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स मिलते हैं। ये जो कार्यक्रम होता है
केमिकल रिएक्शन करने का, एनोड को या कैथोड को पॉजिटिव या नेगेटिव करने का, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल के पास एनर्जी आती है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल सेल वर्क डन करने के लिए करता है। तो तुम्हें एक दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि एक सेल के पास एक्चुअली वर्क डन करने की क्षमता आती कहां से। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास अभी सुबह 6 बजे उठ के लेक्चर बैठने की क्षमता कहां से है, तुम लोग भी तो अभी वर्क डन कर रहे हो। तुम लोग वर्क डन कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है। हम लोग खाना खाते हैं इसलिए हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम वर्क डन करते हैं। सेल केमिकल रिएक्शन करता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी वर्क डन करवाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि सेल जो होता है, जो सेल होता है उसके पास वर्क डन करने की एनर्जी कहां से आती है? ये बात सबको समझ में आ रही है? रिप्लाई ऑल ऑफ यू। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपने कभी जिंदगी में पहले कभी सुना था? बोलो रिप्लाई, रिप्लाई ऑल ऑफ यू हैव टू गिव अ रिप्लाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि एक सेल बेसिकली वो एनर्जी, वो वर्क डन करने की क्षमता कहां से लेके आता है? क्या ये सब लोग के दिमाग में क्लियर है? दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेल के पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। ये लोग एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी की मदद से आपका सेल वर्क डन करता है। ये हमने अभी तक से पढ़ा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था कि 7 वोल्ट की बैटरी ज्यादा वर्क डन करेगी और 5 वोल्ट की बैटरी कम वर्क डन करेगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में 7 वोल्ट की बैटरी ज्यादा वर्क डन करेगी, इसका मतलब क्या है? मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि मोर ईएमएफ इंप्लाइज मोर वर्क डन, राइट? बट व्हाट डज दिस इंप्लाई? ज्यादा वर्क डन करने का मतलब क्या है? ज्यादा वर्क डन करने का मतलब क्या है? फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, आर्ट्स में फिजिक्स है क्या? यस। मोर वर्क डन करने का मतलब क्या है? बिल्कुल ध्यान से बात को समझेंगे। मोर वर्क डन करने का मतलब समझाता हूं। उसके पहले तुम्हें करंट की ना एक अच्छी खासी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। करंट जो होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, Q/T, ठीक है। करंट का एक फॉर्मूला होता है Q/T। इस फॉर्मूले को कैसे पढ़ते पता है? इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये करंट का वन ऑफ द डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको बोला जाता है करंट, ठीक है। कहीं ना कहीं तो देखा होगा I इज इक्वल टू Q/T, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, है ना। I इज इक्वल टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिसने नहीं देखा, जिन लोग ने नहीं देखा उन लोग को जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं कि क्या ये डेफिनेशन का मतलब है। ये डेफिनेशन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक इस तरह की एक वायर है, ठीक है। आपके पास इस तरह की एक वायर है। इस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ये वायर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि बैटरी, ये वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इस वायर में आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करो। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या? एक पर्टिकुलर जगह कंसीडर करो उस वायर में और ये नोट करना चालू करो कि इस पर्टिकुलर जगह से 1 सेकेंड में कितने
चार्ज गुजरते हैं। वापस रिपीट करता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो पर्टिकुलर जगह आपको दिखाई दे रही है, इस पर्टिकुलर जगह से 1 सेकंड में कितने चार्ज पास होते हैं? चार्ज passing through this cross section in 1 second. In 1 second. इसको बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आराम से बात को समझना है, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, देखिए कैसा है, पता है क्या, अब ये सारी की सारी चीजें 10वीं क्लास में सिखाई जाती है। ये सबकी चीज 10वीं क्लास में सिखाई जाती है। ये फॉर्मूला, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चीजें, पर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, इसलिए मैं अभी आपको सब कुछ समझा रहा हूं। इसलिए आराम से बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये वायर आप देख रहे हो, ये वायर जो आप देख रहे हो, इस वायर को ना सिलिंड्रिकल शेप माना जाता है। आप देख सकते हैं इस वायर का एक गोला आकार होगा, यहां पे एक गोला सा आकार। ये जो शेप है ना वायर का, इसको सिलिंड्रिकल शेप माना जाता है। तो अगर मैं इस वायर को ऐसे यहां रख दूं, तो आप देख सकते हो मैंने क्यू वायर को ऐसा सिलेंडर टाइप बनाया है। मैंने क्यू वायर को इस तरह के सिलेंडर टाइप बनाया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वायर सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है। अब आपने क्या करना है, ये जो वायर है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, इस वायर में आपने एक पर्टिकुलर जगह मार्क करनी है इस तरह से। ये जो जगह आप वायर में मार्क कर रहे हो, ये जो जगह आप वायर में मार्क करके रख रहे हो इधर, इसको आप बोलोगे क्रॉस सेक्शन। आप एक वायर में एक पर्टिकुलर जगह डेजिग्नेट कर रहे हो, कर दिया आपने, क्रॉस सेक्शन बना दिया, जैसे मैंने यहां पे क्रॉस सेक्शन बनाया, बराबर है। अब आपने ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं। वो होगा आपके करंट की डेफिनेशन। आप बोलते हो ना, कभी आप बोलते हो ना, अगर आप किसी को ऐसा बोलना चाहते हो, अगर आप किसी को ऐसा बोलना चाहते हो कि लार्ज वैल्यू ऑफ करंट इज फ्लोइंग, है ना? आप ऐसा किसी को बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो आप किसी को? बहुत करंट फ्लो हो रहा है। मतलब क्या है बहुत करंट फ्लो होने का? मतलब क्या है बहुत करंट फ्लो होने का? मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस आर passing through the cross section per second. And I hope that you people know मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा हूं। जब भी करंट होता है तो हम कौन से चार्ज को लेते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को लेके बात करते हैं। पर मैं चार्ज क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं जनरली बात कर रहा हूं, इसलिए मैं चार्ज लिख रहा हूं। चार्ज इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ये बात सबको पता होगी, ठीक है? अब यही चीज आप पानी के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, यही चीज आप पानी के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, है ना? अभी लेटेस्ट न्यूज आती है, अगर आप देखते हैं, या बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो न्यूज चैनल्स में ऐसा आता है कि डैम का दरवाजा खोल दिया गया है ना? डैम का दरवाजा खोल दिया गया। तो फिर ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारा पानी इतने स्पीड से डैम से बाहर आ रहा है। अगर वो जो डैम का दरवाजा है, अगर वो डैम का जो दरवाजा आप देखते हैं, अगर आपको डैम पता है, आपने डैम कभी देखा है, तो उस दरवाजे से कितना सेकंड, 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है, 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है, उससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं, उससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि कितना पानी बाहर फेंका जाएगा रिवर में, या इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादा पानी की क्वांटिटी बाहर आ रही है कि नहीं आ रही। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर प्रति सेकंड उस गेट से ज्यादा पानी बाहर गिरेगा तो आप बोलोगे ना कि डैम ने ज्यादा पानी छोड़ा बाहर। सिमिलरली अगर प्रति सेकंड
ज्यादा चार्जेस वो क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे तो आप बोलोगे ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। पानी और करंट हरदम एक जैसे देखने हैं आप लोगों ने, और पाइप को वायर की तरह देखना है। पाइप को किसकी जैसे देखना है? वायर की जैसे देखना है। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो कि आपके लिए ज्यादा करंट क्या होता है, आपके लिए ज्यादा करंट मतलब ज्यादा चार्ज नहीं होता है। बच्चे लोग को क्या लगता है पता है क्या? ज्यादा करंट का मतलब ज्यादा चार्ज नहीं। ज्यादा करंट का मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से या एक क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं उसको आप करंट की वैल्यू मानते हैं। करंट का डेफिनेशन क्लियर है सब लोग के दिमाग में? करंट क्या होता है? हमको इस सवाल का जवाब देना है इसलिए पूछ रहा हूं। मोर ईएमएफ मोर वर्क डन, करंट, इसका जवाब देना है। पर क्या अभी करंट के बारे में थोड़ा आइडिया क्लियर है सब लोग के दिमाग में? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोलो, reply all of you. All of you got an idea about what is current? All of you got an idea about what is current? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इस वाले सवाल का जवाब देंगे। अगर हम इस वाले सवाल का जवाब अभी दे पाए तो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरे सेल के पास मोर ईएमएफ है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा सेल मोर वर्क डन करेगा। इसका मतलब यह भी है कि मेरे सेल के पास मोर एनर्जी है। अगर मेरा सेल मोर वर्क डन करेगा तो क्या होगा? मेरा सेल अगर मोर वर्क डन करेगा तो चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड विल बी मोर। बराबर है ना? ज्यादा वर्क डन करने का मतलब क्या होगा? ज्यादा वर्क डन करने का मतलब होगा कि ज्यादा चार्जेस वायर में फ्लो करेंगे। क्योंकि हमने क्या सोचा, हमने ईएमएफ का डेफिनेशन क्या पढ़ा है? द वर्क डन बाय अ सेल टू मूव अ चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि अगर किसी बैटरी के पास ईएमएफ ज्यादा है तो वो वर्क डन ज्यादा करेगा। क्या वर्क डन करता क्या है ये वर्क डन किसका काम क्या है? इसका काम है चार्जेस को सर्किट में घुमाने का। अगर ज्यादा वर्क डन कर रहा है तो ज्यादा चार्ज को प्रति सेकंड, वो डेजिग्नेटेड क्रॉस सेक्शन था ना, यहां पे हमने क्रॉस सेक्शन बनाया था, उस क्रॉस सेक्शन से ज्यादा लोग पास होंगे, ज्यादा चार्जेस पास होंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ज्यादा वर्क डन करेगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैटरी है। और इसी चीज को देख के तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ऐसा होता है इसका मतलब मोर करंट मिलता है। अगर मैं तुमसे अभी सवाल पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 वोल्ट सेल एंड 7 वोल्ट सेल, तो तुम्हारा जवाब तुम्हारे दिमाग में रेडी होना चाहिए। तुम्हारा जवाब तुम्हारे दिमाग में रेडी हो जाना चाहिए कि सर एक 7 वोल्ट की बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी के कंपैरिजन में ज्यादा वर्क डन करेगी। फिर मैं तुमसे पूछूंगा ज्यादा वर्क डन क्या है? क्या है ज्यादा वर्क डन? क्या ये थैला उठा रहा है? बैटरी का थैला उठाता है? हाँ, बैटरी का भाग रहा है? बैटरी का खाना खा रहा है? ऐसा कौन सा वर्क डन कर रहा है ये जो तुम बोल रहे हो मोर वर्क डन? समझाएंगे सर। ज्यादा वर्क डन करने का मतलब है कि वो जो चार्जेस है ना सर वायर में, है ना, वो चार्जेस एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड ज्यादा पास होंगे। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा सर? इससे हमें ज्यादा करंट मिलेगा। तो एक 7 वोल्ट की बैटरी ज्यादा करंट देगी, एक 5 वोल्ट की बैटरी कम करंट देगी। एक 7 वोल्ट की बैटरी ज्यादा वर्क डन करेगी, एक 5 वोल्ट की बैटरी कम वर्क डन करेगी। अभी तक से सिर्फ ईएमएफ ही पढ़ा रहा हूं, वोल्टेज के बारे में अभी चर्चा बाकी है। अभी तक से सिर्फ ईएमएफ समझो। बोलो, समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 5 वोल्ट की बैटरी और 7 वोल्ट की बैटरी? बोलो। हाँ या ना? एवरीबडी इज गेटिंग दिस?
रिप्लाई करना है, सब लोगों ने रिप्लाई करना है मेरे को। एवरीबडी हैज टू गिव अ रिप्लाई, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। राहुल, आई होप यू गॉट योर आंसर कि एक 5 वोल्ट की बैटरी में और एक 7 वोल्ट की बैटरी में क्या किस चीज का फर्क है, हमें ये चीज बतानी थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों के दिमाग में अब क्लियर है कि एक ईएमएफ ऑफ अ सेल किस बारे में बात करता है। ठीक है ना, आप लोगों के दिमाग में ये चीज क्लियर है कि एक ईएमएफ ऑफ सेल हमें इस बारे में जानकारी देता है कि हमारे सेल के पास कितनी एनर्जी है। वो इस बारे में हमें जानकारी देता है कि हमारे सेल के पास कितना वर्क डन करने की क्षमता है। वो हमें इस बारे में जानकारी देता है कि वो सेल एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस को पास करवा सकता है। ठीक है, यस रितेश बोल सकते हैं, रितेश बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल प्रेशर। हम ईएमएफ को इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पानी को डैम से बाहर फेंकने के लिए प्रेशर लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में घुमाने के लिए भी प्रेशर लगता है। तो ईएमएफ को आप कहीं ना कहीं पे गूगल के डेफिनेशंस में देखेंगे तो उसको एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर भी माना जाता है। पर अगर आप देखेंगे तो प्रेशर एक तरह का फोर्स होता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पड़ता है। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब तुमने पूरा चीज समझ लिया है कि ईएमएफ क्या होता है। अब हम समझेंगे वोल्टेज क्या होता है। सबसे पहले डायलॉग डिलीवरी तुम्हें आनी चाहिए। डायलॉग डिलीवरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द फिजिक्स। डायलॉग डिलीवरी कैसी है, आप कैसे बोलते हो, पहले डायलॉग डिलीवरी सीखो। ईएमएफ ऑफ अ सेल, just look at the dialogue delivery. EMF of a cell, but you say voltage across a cell. डायलॉग डिलीवरी सीखो, डायलॉग डिलीवरी सीखो। ये डायलॉग डिलीवरी का क्या मतलब है समझाऊंगा। ठीक है ना, पहले ये चीज तो तुम समझ गए। ईएमएफ ऑफ अ सेल, यस इट इज एन ईएमएफ ऑफ अ सेल, इट इज अ वर्क डन ऑफ अ सेल, इट इज अ एनर्जी ऑफ अ सेल। तो ये पूरी कहानी सेल की है, सेल का वर्क डन, सेल का एनर्जी, इसलिए आप बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। बट व्हाई डू यू से वोल्टेज अक्रॉस अ सेल? अक्रॉस, व्हाई नॉट वोल्टेज ऑफ अ सेल? बहुत इंग्लिश के 2 वर्ड्स है, बट जमीन आसमान का फर्क है और इधर ही सब कुछ छुपा हुआ है। यू नेवर से वोल्टेज ऑफ अ सेल, you say voltage across a cell. What does across a cell means? What does across a cell means? बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पेन ड्राइव, एग्जाम्पल मेमोरी कार्ड, दैट्स रियली ग्रेट। लाइव एग्जाम्पल, मेरे पास यहीं पे कहीं पे मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ था, ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्लास। ये एक 120 GB का सैंडिक्स का मेमोरी कार्ड है। ठीक है, मैं आपको पूछना चाहता हूं इस मेमोरी कार्ड की क्षमता कितनी की है? बिल्कुल ध्यान से, इस मेमोरी कार्ड की क्षमता कितने की, बताओ। टेल मी व्हाट इज द क्षमता ऑफ दिस मेमोरी कार्ड। है ना, किसी भी पेन ड्राइव की, किसी भी मेमोरी कार्ड की क्षमता समझ में आती है? आती समझ में आती है? कैपेसिटी समझ में आती है तुम्हें? है ना, समझ में आता है? हाँ, कितना भाई, कितना है क्षमता? क्षमता, कैपेसिटी 128 GB, बराबर है 128 GB। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया सब लोगों ने, सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। मुझे सवाल एक दूसरा पूछना था एक्चुअली,
मुझे तुमसे सवाल ये पूछना था कि मैंने ये जो मेमोरी कार्ड खरीदा है ये 128 जीबी का है, पर अवेलेबल स्पेस मुझे 128 जीबी की नहीं मिलती। क्या तुम्हें यह बात पता है? क्या तुम्हें यह बात पता है कि 128 जीबी के मेमोरी कार्ड के अंदर 128 जीबी का चीज फिट नहीं कर सकते? यू कैनॉट एड अ फाइल इनटू दिस 128 जीबी। और 128 जीबी पूरा का पूरा नहीं, तुम्हें अवेलेबल नहीं है। तुम्हें पूरा का पूरा, तुम्हें कितना अवेलेबल होगा पता है? मैं बताता हूं, तुम्हें अवेलेबल होगा सिर्फ 120 जीबी। बात को समझो, बात को समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बात को समझो। जो तुम्हारा पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड होता है, अगर वो 2 जीबी का भी है, 2 जीबी का मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव तो तुम्हारे पास मिनिमम होता ही है डाटा यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए। पर कभी 2 जीबी के मेमोरी कार्ड को पूरा का पूरा फॉर्मेट करके चेक करना, अवेलेबल स्पेस 1.92 जीबी होगी। पूरा का पूरा 2 जीबी तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, देर आर सम फाइल्स, देर आर सम फाइल्स, देर आर सम फाइल्स जो तुम्हें, जो इस पेन ड्राइव्स में या इस मेमोरी कार्ड्स में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि ये पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड यूज हो सके, या ये पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड चल सके। तो वो जो फाइल्स होती हैं इनको बोला जाता है प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स। पहले से ही इसमें इंस्टॉल्ड होती हैं ये सब फाइल्स। तो ये जो प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स होती हैं, ये प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स कुछ जगह खा लेती हैं, जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड का मतलब पहले से ही आपके पेन ड्राइव में होती है ताकि ये पेन ड्राइव काम कर सके। तो वो प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स को जगह खा लेती है, तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ये जो प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स होती हैं, ये प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स इस पेन ड्राइव या इस मेमोरी कार्ड को चलने में मदद करती है। जब आप इनको कनेक्ट करते हो अपने पीसी में या अपने मोबाइल में, तो कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए आपके पेन ड्राइव और आपके कंप्यूटर के बीच में। कंप्यूटर कैसे डिटेक्ट करता है कि ये पेन ड्राइव आ गया? तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी होती है। तो ये जो फाइल्स आप देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज एन सॉफ्टवेयर इनसाइड द पेन ड्राइव विच एक्चुअली टेल्स द कंप्यूटर कि मैं एक पेन ड्राइव हूं, तुम एक कंप्यूटर हो, मेरे पास कुछ स्पेस है, तुम्हारे पास कुछ स्पेस है, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ डाटा मेरे में ट्रांसफर कर दो या मेरे से कुछ डाटा तुम्हारे में ले लो। मतलब एक कंप्यूटर और एक पेन ड्राइव आपस में बात कैसे करेंगे? वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से बात करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर किधर होगा? ये सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव के अंदर होगा। तो ये सॉफ्टवेयर भी कुछ जगह लेगा ना। तो 128 जीबी में से सॉफ्टवेयर कुछ जगह ले लेता है, तो अवेलेबल स्पेस कुछ और है और एक्चुअल स्पेस कुछ और है। बोलने के लिए तुम्हें बेचा जा रहा है 128 जीबी का पेन ड्राइव या 128 जीबी का मेमोरी कार्ड, बट तुम्हें टोटल 128 जीबी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ चीज उसी के कुछ लोग खा लेते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा सर तुम पढ़ा रहे थे ईएमएफ और वोल्टेज, सडनली तुम चले गए पेन ड्राइव में। समझाता हूं ये एग्जाम्पल पहले समझा क्या? Everybody has understood this example. Give me a yes or no, everybody. Come on, yaar. Give me a yes or no. Come on. कुछ भी खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, 64 जीबी अगर इंटरनल स्पेस है, 64 जीबी नहीं मिलता। कब मिलता? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? वैसे ही सिमिलरली आपने अपने सेल को अंडरस्टैंड करना है। सिमिलरली आपने अपने सेल को अंडरस्टैंड करना है। आपका जो सेल है या आपकी जो बैटरी है, आपका जो सेल है या आपकी जो बैटरी है, उसकी जो ओरिजिनल क्षमता होती है, अगर वो 7 वोल्ट की है, यानी कि उसकी ओरिजिनल वर्क डन करने की क्षमता, अगर उसकी ओरिजिनल वर्क डन करने की क्षमता 7 वोल्ट की है, उसकी एनर्जी 7 वोल्ट से आती है, तो वो
7 वोल्ट दुनिया को नहीं मिलता। बात को समझो, दुनिया को जो मिलता है वो 7 वोल्ट से कम मिलता है। आई विल रिपीट, आई विल गिव यू द एग्जांपल्स। बस बने रहो, बस बने रहो। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। आप जो मार्केट से बैटरी खरीद के लाते हो, आप जो मार्केट से बैटरी खरीद के ला रहे हो, वो भले ही 7 वोल्ट की है, वो भले ही 7 वोल्ट की है, वो भले ही 7 वोल्ट का वर्क डन कर सकती है, भले वो 7 वोल्ट के हिसाब से तुम्हें एनर्जी सप्लाई कर सकती है, पर तुम्हें 7 वोल्ट का सप्लाई नहीं मिलेगा। याद रखिए, याद रखिए। अगर ये तुम्हारे पास एक सेल है, अगर ये तुम्हारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ 7 वोल्ट का है, और तुमने ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, ये मेजर करने के लिए कि कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, तो वो वोल्टेज की वैल्यू तुम्हें लेस देन 7 वोल्ट्स मिलेगी। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक ऐसी चीज है जो रियलिटी में एक बैटरी सप्लाई करती है, जो रियलिटी में एक बैटरी सर्किट को प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो अवेलेबल स्पेस होता है वो हरदम एक्चुअल स्पेस से कम होता है, वैसे ही जो अवेलेबल वोल्टेज होता है वो हरदम एक्चुअल ईएमएफ से कम होता है। क्यों होता है बताऊंगा, क्यों होता है बताऊंगा, बट फिलहाल आपके दिमाग में एक चीज डाल लो, वोल्टेज एक ऐसी चीज है जो सप्लाई करने के लिए तैयार होती है। ये इन दोनों टर्मिनल के बीच में, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक इस तरह से एक ईएमएफ है, ये ईएमएफ 10 वोल्ट का है, और आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, सवाल मेरा बिल्कुल ध्यान से समझना, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? आंसर इज 10 वोल्ट, बिंदास। बट सवाल यह है, व्हाट इज द वोल्टेज supplied by the cell to the bulb, and that is not equal to 10 volts, that is less than 10 volts. समझो, बात को समझो। जो बैटरी सप्लाई करती है, जो बैटरी सामने वाले डिवाइस को देती है, जो बैटरी सामने वाले डिवाइस को सप्लाई करती है, उस चीज को वोल्टेज बोला जाता है। पर बैटरी के पास जो असली में क्षमता होती है उसको ईएमएफ बोला जाता है। अब आपके दिमाग में एक डाउट भी आ सकता है कि सर अगर बैटरी 10 वोल्ट की है तो बैटरी बल्ब को 10 वोल्ट क्यों नहीं दे रही है? अगर बैटरी 10 वोल्ट की है तो बल्ब को भी 10 वोल्ट देना चाहिए ना। अब आप बोल रहे हो कि एक बैटरी बल्ब को 10 वोल्ट से कम देती है, क्यों करती है ऐसा? ऐसा हम समझेंगे कि बैटरी के पास ऐसा क्या हो जाता है कि उसके पास 10 वोल्ट है, उसके पास 10 वोल्ट है, पर वो सामने वाली पार्टी को, यानी कि उसके अक्रॉस, ये जो बल्ब कनेक्टेड है ना, बल्ब is connected across the cell। across मतलब सेल के बाजू में, across मतलब सेल के बाजू में बल्ब कनेक्टेड है, इसलिए वोल्टेज जब आप बात करते हो तभी भी आप across नाम का वर्ड यूज करते हो। वोल्टेज का और ईएमएफ का यूनिट सेम है, आप देख सकते हो, ये भी 10 वोल्ट है पर ये भी 10 वोल्ट से कम ही होगा, पर यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है, पर फर्क किस चीज की है? फर्क किस चीज का है? सेल के पास जो एक्चुअल क्षमता होती है उसको आप ईएमएफ बोलते हो, पर वो जो सप्लाई कर सकता है उसको आप वोल्टेज बोलते हो। दोनों का यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहां पे पेन ड्राइव की एक्चुअल क्षमता 128 जीबी की थी, पर वो जो सप्लाई कर सकता है, वो जो दे सकता है, वो 120 जीबी का है। कुछ घपला हुआ ना कहीं तो स्पेस गई ना। यहां से हमें वही समझना है कि अगर ईएमएफ 10 वोल्ट का है तो सप्लाई 10 वोल्ट का क्यों नहीं आ रहा? Why there is a difference between the supply and the actual thing? पहली बात, थोड़ा आइडिया मिल गया यहां से ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में क्या फर्क है?
हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में क्या फर्क है? आपको छोटा मोटा आइडिया आ रहा है? एवरीबडी गिव मी यस और नो, कम ऑन एवरीबडी, फटाफट हो जाना चाहिए, यस और नो हो जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छे से मेरी बात को समझना है, अच्छे से मेरी बात को समझना है, ठीक है? All of you have to listen to this statement very very carefully, ठीक है? अच्छे से मेरी इस बात को ध्यान से समझेंगे। ह्यूमन बॉडी को जरा अंडरस्टैंड करें। आप कुछ खाना खाते हैं, खाना, उस खाने से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बराबर? अब सपोज करो कि आप की बॉडी में, आपकी बॉडी में कोई भी तरह का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी थोड़ी कम है, या आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चीज है जो बैटरी का, जो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ फीवर है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो है अभी फिलहाल के लिए। तो आपकी बॉडी के लिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के लिए इज एक्चुअली अ विलन। एंड जब आप खाना खाते हो और आपको जो एनर्जी मिलती है, दैट इज लाइक एन हीरो फॉर यू। बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम इज लाइक अ विलन। आप खाना खाने के बाद आपको जो एनर्जी मिलती है, दैट इज लाइक अ हीरो। परंतु आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को एक्चुअली बहुत सारा वर्क भी करना है। तो आपका जब हीरो पिक्चर में आता है, तो आपके हीरो को पता चलता है कि ये ह्यूमन बॉडी कुछ ना कुछ काम करना चाहती है, पर ये जो विलन है, यानी कि बॉडी की कोई प्रॉब्लम है, ये वो काम उसे करने नहीं दे रही। तो हीरो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी इस बंदे को टैकल करने में गवा देता है। टैकल करने में मतलब क्या? इसको सॉल्व करने में, इसको रोकने में, इसको ठीक करने में गवा देता है। फिर उसके पास जो बची कुची एनर्जी होती है, उससे बॉडी को वर्क डन करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपने खाना खाया, सपोज कीजिए आपने खाना खाया और आपकी बॉडी ने कुछ एक्स एनर्जी प्रोड्यूस किया। तो एक्स एनर्जी में से कुछ ना कुछ एनर्जी आपके बॉडी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाएगा। बट अगर आप एक हेल्दी बॉडी में है, अगर आप एक हेल्दी बॉडी में हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो यहां पे कम जाएगी और आप ज्यादा खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी बाकी है। बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बॉडी, सपोज करो आपका पेट अपसेट है, सपोज करो आपका पेट अपसेट है, आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी अच्छा खासा एनर्जी स्पेंड करेगी उस डाइजेशन की प्रॉब्लम को, आपके पेट को ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो कहानी में समझना क्या है? कहानी में एक हीरो है, कहानी में एक विलन है, और कहानी में हमें कुछ काम भी करना है। अब इसी कहानी को जरा यहां पे समझते हैं। हमारी कहानी में, यानी कि बैटरी की कहानी में भी एक विलन होता है, और उस विलन का नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस।
जिसको छोटे आर से डिनोट किया जाता है। हमारा विलन इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको छोटे आर से डिनोट किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी, एक मिनट, कुछ लोग सो रहे हैं, जरा उनको निकाल दिया जाए लेक्चर से। सोते सोते अच्छा नहीं लगता ना, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, या तो सो जाओ या तो लेक्चर अटेंड करो। हाँ चलो बढ़िया। हाँ ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। किसी भी सेल स्लैश बैटरी का रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर एक डिवाइस के पास रेजिस्टेंस होता है, हर एक डिवाइस के पास रेजिस्टेंस होता है, हर एक डिवाइस, मोबाइल के पास होता है, इस वायर के पास भी रेजिस्टेंस है, दुनिया की हर एक चीज के पास रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है। अब आपको कैसे पता कि आपके मोबाइल के पास रेजिस्टेंस है? अगर आप मोबाइल ज्यादा देर तक यूज करोगे तो मोबाइल गर्म होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल के पास भी रेजिस्टेंस है, मोबाइल के पास भी क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, दुनिया की हर एक चीज के पास आपको रेजिस्टेंस नाम की चीज मिलेगी। रेजिस्टेंस जैसी चीज हमारे स्टोरी के लिए विलन का काम करती है, बिकॉज रेजिस्टेंस जैसी चीज नहीं चाहती कि आप करंट को फ्लो करवाओ। इतना तो बचपन में कभी ना कभी सुना होगा कि रेजिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस नहीं चाहता कि करंट फ्लो हो, और ये हर जगह पे मौजूद होता है। रेजिस्टेंस हर जगह पे, मतलब हर एक डिवाइस में मौजूद होता है, और आपके सेल और बैटरी में भी मौजूद होता है, आपके सेल और बैटरी में भी मौजूद होता है, हर जगह पे रेजिस्टेंस होता है। और ये वो हमारे कहानी का विलन है। कैसा दिखता है रेजिस्टेंस, बैटरी का रेजिस्टेंस कैसा होता है, 2 मिनट में समझाऊंगा, बट मैं थोड़ी अपने हीरो और विलन की स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बस फिलहाल आपको यह समझा है कि मेरी बैटरी के अंदर, मेरे बैटरी के अंदर एक विलन बैठा हुआ है। इमेजिन करो, हमारी बैटरी के अंदर ही एक विलन बैठा हुआ है। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाँ, कोई भी डिवाइस हो मनीष, कोई भी डिवाइस हो, दुनिया का कोई भी डिवाइस उठा लो, उसके पास उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। हमारे सेल के पास भी उसका खुद का रेजिस्टेंस। बस समझेंगे कि हमारे सेल का खुद का रेजिस्टेंस दिखता कैसे, कैसे आता है, क्या है वो सब। विलन का चेहरा दिखाऊंगा, विलन का चेहरा दिखाऊंगा, पर फिलहाल देखते हैं कि विलन कैसे हमें क्या करवा रहा है, विलन हमसे क्या करवा रहा है। जरा बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू, यस, जनरेटर में भी होता है, जनरेटर गर्म नहीं होता क्या? एवरीथिंग हैज अ रेजिस्टेंस। बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले हम देखते हैं कि विलन क्या कर रहा है। ये आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पे एक बल्ब है। क्या है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ई एम एफ। साक्षी, कूलर ठंडी हवा देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कूलर के पास रेजिस्टेंस नहीं होगा। कूलर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पर प्रोड्यूस करता है या चलता है, वट एवर मे बी थिंग। जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे रेजिस्टेंस होगा। आपका दिमाग चल रहा है कि कूलर तो ठंडी हवा देता है, वहां से कहां से रेजिस्टेंस होगा? ठंडी हवा या गर्म हवा से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम खाली ये बात कर रहे हैं, इफ देयर इज अ करंट एंड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रन अ थिंग, इट इज हैविंग अ रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल पे ध्यान दो, मेरे एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ये बैटरी है, इसका ईएमएफ 7 वोल्ट्स का है। जरा हम लोग बैटरी से बात करेंगे। हम लोग बैटरी से क्या करने जा रहे हैं? हम लोग बैटरी से बात करने जा रहे हैं। हम लोग बैटरी बोलते हैं हेलो, वो बोलती है हेलो, व्हाट्सएप बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बोलते हैं आज क्या आपका रूटीन क्या है? बैटरी से हम बात करें, आज आपका रूटीन क्या है? बोले कुछ रूटीन नहीं है, आज हमको एक वायर से कनेक्ट करके हमको एक बल्ब से कनेक्ट किया गया है। हमने बोला यार दैट्स रियली ग्रेट। तो बोला अबे आप क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, वो बल्ब को जलाए रखेंगे जब तक ये वायर हमसे कनेक्टेड है,
तब तक इस बल्ब को हम जलाए रखेंगे। तो फिर हमने बोला चलो बहुत बढ़िया है। तो फिर हमने बैटरी से बात किया कि अच्छा तो आपको ये बल्ब को जलाए रखने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना? तो उसने बोला हाँ यार, अभी हमारा काम ही ये है ना, हम तो बैटरी है, तो बैटरी मतलब हमको वर्क डन करना है और बल्ब को जलाए रखना है। हमने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो फिर हमने बैटरी से पूछा कि तुम मतलब कितनी कितनी वर्क डन करने की कितनी क्षमता है तुम्हारी? तो बैटरी कहती है कि देखिए हमारा जो ईएमएफ है वो 7 वोल्ट का है। हमने बोला अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा 7 वोल्ट का वर्क डन करने की क्षमता है? हाँ हाँ, हमारी 7 वोल्ट की वर्क डन करने की क्षमता है। मतलब हमने बोला कि अच्छा अच्छा, मतलब तुम बल्ब को 7 वोल्ट सप्लाई करोगे। 7 वोल्ट का वर्क डन करने की क्षमता होने का मतलब तुम 7 वोल्ट का सप्लाई करोगे। किसको? बल्ब को। मतलब हमने उसको सवाल क्या पूछा, क्या तुम 7 वोल्ट बल्ब को सप्लाई करोगे? इन शॉर्ट इन शॉर्ट क्या तुम 7 वोल्ट का वर्क डन बल्ब पे करोगे? है ना, ये हमने सवाल पूछा। पहली बात तो जिसने अपना नाम ये 000 लिखा है, अगर 1 मिनट के अंदर आपका ये 00 बदल के आपका नाम नहीं हो गया तो मैं आपको लेक्चर से निकाल दूंगा। 000 जो आपका नाम लिखा हुआ है, जिसने अभी कमेंट किया, तो 3 नंबर पेज दिखाओ। हम लोग 6 नंबर का पेज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और आपको 3 नंबर के पेज में अभी फिलहाल इंटरेस्ट आ रहा है। इतना टफ टॉपिक है, आप किसी बुक से उठा के पढ़ के समझ जाओ, मान जाऊंगा मैं आपको। ये टॉपिक कोई भी बुक उठा लो और समझ जाओ खुद से पढ़ के, मान जाऊंगा मैं आपको। बुक में ये टॉपिक सिर्फ 15-20 लाइंस का है, अभी हो गए 6 पेज, और अभी हो गया अराउंड 1.5 घंटे के ऊपर, 1.1 घंटे के ऊपर हो गया अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, और आपको पेज नंबर 3 चाहिए। 6 नंबर पेज पढ़ा रहा हूं मैं उसके बीच में। पहले तो 000 नाम हटाओ, आपका असली नाम वहां पे होना चाहिए। मुझे कोई भी फालतूगिरी करते हुए दिखा, कोई अलग नाम से कुछ भी दिखा, उठा के बाहर फेंक दूंगा। सोता हुआ दिखा, उठा के बाहर फेंक दूंगा। ना आप मेरे पे एहसान कर रहे हो यहाँ पे लेक्चर बैठ के, ना मैं आप पे एहसान कर रहा हूं लेक्चर पढ़ा के। ये दो बात आपके दिमाग पे क्लियर रखो। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, दिल में कुछ करने का कुछ है, पैसे का कमी है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा, क्लासेस लगाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, पर लाइफ में कुछ करना है, तो इधर बैठो, वरना निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। मेरे पास एक बच्चा भी मेरा लेक्चर अटेंड करेगा ना, मैं वो एक बच्चे को भी पढ़ाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Why do you require to put a name like 000? क्लास, कम बैक हियर, बात को समझो। यार अच्छा खासा ईएमएफ से बात कर रहे थे यार, बेचारा नाराज हो जाएगा अभी, वो बोलेगा हमसे बात करते करते वो 000 से बात करने लग गए। तो हाँ, समझो बात को। इस सेल से चालू थी बातचीत। क्या बातचीत चालू थी इस सेल से? इस सेल से बातचीत चालू है कि तुम आज यहां पे क्या कर रहे हो। तो वो क्या बोल रहा है हमको? वो बोल रहा है कि आज हमें काम दिया है इस बल्ब को जलाने का। हमने बोला ओ दैट्स रियली ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट, तुम ये बल्ब को जला रहे हो, दैट इज रियली ग्रेट। फिर हमने पूछा उसको कि तुम्हारे वर्क डन करने की क्षमता कितने की है? उसने बोला हमारी वर्क डन करने की क्षमता 7 वोल्ट की है। बोला अच्छा दैट्स रियली ग्रेट। फिर हमने पूछा कि क्या तुम ये बल्ब को भी 7 वोल्ट सप्लाई करोगे? क्या तुम इस बल्ब के ऊपर 7 वोल्ट के अकॉर्डिंग का वर्क डन करोगे? इस ईएमएफ का जवाब है इस क्वेश्चन को सुनने के बाद नहीं। इन दोनों सवाल का जवाब है नहीं। नो, आई विल नॉट डू, और आई विल नॉट सप्लाई 7 volts टू द बल्ब। नाउ देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब आप बल्ब को एक सवाल, अब आप बैटरी को एक सवाल पूछोगे कि अगर तुम्हारे पास 7 वोल्ट है तो तुम 7 वोल्ट को इस बल्ब को क्यों नहीं दे सकते? करो ना सप्लाई, तुम्हारे पास है ना 7 वोल्ट, करो ना सप्लाई। वो बोलेगा नहीं प्रॉब्लम है। तो तुमने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तुमने उसको बताया कि प्रॉब्लम क्या है, बताओ हम लोग को प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला मेरे अंदर एक विलन बैठा हुआ है, मेरे अंदर एक विलन बैठा हुआ है। हमने पूछा उस विलन का नाम क्या है? उस विलन का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी कहता है मेरे अंदर, मेरे खुद के अंदर एक विलन बैठा हुआ है और उस विलन का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो हमने बोला वो विलन करता क्या है, वो विलन तुमको परेशान करता है क्या? बोला हाँ, वो विलन बोलता है करंट सप्लाई मत करो, वो विलन बोलता है करंट और मेरा 36 का आंकड़ा है, पर हम तो बल्ब जलाएंगे, हम तो करंट भेजेंगे। बल्ब बोलता है, ये बैटरी बोलता है हमारा काम है करंट सप्लाई करना, हमारा काम है वोल्टेज सप्लाई करना, पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे अंदर बैठ के हमारा खुद का बंदा है और हमको बोलता है नहीं तुमने ये काम नहीं करने का। बोले अच्छा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमने बोला फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम क्या बोलते हो, उसको पूछते हो बैटरी को कि तुम फिर करते क्या हो? तो बोलते हैं हम इसको हैंडल करते हैं। बोलते हैं हैंडल करने का मतलब क्या हुआ? बोले हम इसको दबाते हैं, हम इसके इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, हम इसको धक्का देके रोकते हैं, हम इसको बोलते हैं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो बोले अच्छा, मतलब तुम हीरो हो और तुम विलन के साथ फाइट करते हो? बोले हाँ। तो फिर हमने पूछा फाइट करने में तुम्हारा कुछ एनर्जी जाता होगा ना? फिर उसने बोला हाँ यार, फाइट करने में एनर्जी तो जाता है ना। तो बोले कितना, कुछ कितना एनर्जी? बोले देखो 7 वोल्ट है हमारे पास, 7 वोल्ट में से हो सकता है कि अराउंड 0.4 वोल्ट हमारा इस बंदे को हैंडल करने में चला जाए, इस बंदे से लड़ाई झगड़ा करने में चला जाए, इस बंदे को हटाने में चला जाए, क्योंकि घर का ही बंदा है, हमारे खुद के अंदर है, इग्नोर भी नहीं कर सकते उसको। उसको हैंडल करने के लिए हमें हमारे खुद के वोल्टेज की वैल्यू में से, ईएमएफ की वैल्यू में से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके इसको टैकल करना पड़ता है। बोले अच्छा, मतलब 7 वोल्ट में से तुम्हारा कुछ वोल्टेज इस बंदे को हैंडल करने में चला जाता है? उसने बोला हाँ। तो बोले फिर क्या? फिर जो बचा कुचा वोल्टेज होता है वो हम इस बल्ब को सप्लाई करते हैं। अगर 7 वोल्ट में से 0.4 वोल्ट इस विलन को हराने में चला जाए, इस विलन को हराने में चले जाए, तो बचा कितना? 6.6 वोल्ट हम इस बल्ब को सप्लाई करेंगे। तो हमको स्टोरी समझ में आई, हमको ये बात समझ में आया, अच्छा मतलब लेक्चर शुरू इसी बात पे हुआ था। मतलब मैं दुकान से अगर 5 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाता हूं, इतनी से अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाता हूं और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि ये बैटरी मुझे 5 वोल्ट सप्लाई करेगी, तो मैं गलत उम्मीद कर रहा हूं। क्योंकि मुझे इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि इस बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस छुपा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस का चेहरा मैंने अभी नहीं दिखाया है, मैंने आपको यह नहीं बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से दिखता है या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे स्टोरी का विलन है फिलहाल के लिए। आगे जाके समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले स्टोरी समझनी है हम लोगों ने। स्टोरी में क्या चल रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस विलन है, नहीं चाहता कि तुम करंट सप्लाई करो, नहीं चाहता कि तुम बल्ब जलाओ, पर हम लोग तो बल्ब जलाने वाले, हम लोग तो ईएमएफ वाली टीम में। पर हम लोग क्या करेंगे? जैसे तुम्हारी बॉडी की कुछ एनर्जी तुम्हारे बॉडी के ही खुद के अंदर को प्रॉब्लम सॉल्व करने को निकल जाती है और बची कुची एनर्जी से तुम काम करते हो, सिमिलरली आपका ईएमएफ भी उसके खुद के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको संभालने में उसका कुछ वोल्टेज चला जाता है, बचा कुचा जो वोल्टेज आता है वो बैटरी को सप्लाई होता है। इसलिए मैंने बार बार एक चीज रिपीट की है कि जो चीज आप सप्लाई कर सकते हो, जो चीज आप क्या कर सकते हो? सप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या बोला मैंने? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? 10 वोल्ट्स। व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाइड बाय द सेल टू द बल्ब? कितना वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, कितना है और कितना सप्लाई कर रहे हैं, उनमें फर्क है 10 वोल्ट, सप्लाई करेंगे 10 से कम। क्यों? कोई प्रॉब्लम है हमारे अंदर है, उसको टैकल करने में कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और उसको टैकल करने के बाद जितना भी बचेगा हम सप्लाई कर देंगे। हाँ या ना? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? गिव मी अ यस और नो। ऑल ऑफ यू गिव मी अ यस और नो। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि ईएमएफ और वोल्टेज में जमीन आसमान का फर्क है? पर तुम्हें यह बात आज 11वीं क्लास में आके समझा रहा हूं, और 12वीं क्लास में अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम्हें इस चीज का फर्क नहीं पता कि ईएमएफ और वोल्टेज दोनों अलग अलग चीज होती, बहुत मारूंगा तुम लोग को मैं। हर दम ये बात याद रखनी है, इसमें से घुस के मारूंगा मैं तुम लोग को। हर दम ये बात याद रखनी है तुम लोगों ने कि ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। ईएमएफ क्या है? जो बैटरी की असली क्षमता है।
असली क्षमता ईएमएफ है, पर सप्लाई उतना नहीं करता ना, सप्लाई कम करता है। क्यों सप्लाई कम करता है? क्योंकि भाई हमें यहां पे लड़ाई झगड़ा करना है खुद के साथ, अंदर ही बैठे हुए विलन लोग बैटरी के अंदर बैठे हुए, इन लोगों से पंगा लेने में हमारी कुछ एनर्जी चली जाती है, बची कुची एनर्जी हम लोग वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस की शक्ल मैंने अभी तुम्हें नहीं दिखाई है, इसके बारे में कोई भी इमेजिनेशन मत करो, इसके बारे में कोई भी इमेजिनेशन मत करो, दिमाग में कुछ भी मत रखो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा सिर्फ सुनते जाओ। सिर्फ एक बात समझना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसा बंदा है जो नहीं चाहता कि आप करंट को सप्लाई करो, अब वो नहीं चाहता कि आप करंट को भेजो, बस हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, वॉलंटियर करो। कौन है जो मुझे मेरी पूरी कहानी को मुझे ही बताएगा? बोलो, वॉलंटियर होना चाहिए, वॉलंटियर होना चाहिए। कौन है भाई जो मेरी कहानी मुझे बताएगा? बताओ, बताओ। रात के 12 बजे भी कोई तुमको ऐसा उठ के पूछे ना ईएमएफ और वोल्टेज सेम होता है क्या? बोलने का नहीं होता है, ईएमएफ वोल्टेज सेम नहीं होता है, ठीक है ना? ईएमएफ और वोल्टेज सेम नहीं होता है। ईएमएफ क्या होता है? जो असली क्षमता होती है, जो असली क्षमता होती है बैटरी की, वो ईएमएफ है, पर जो सप्लाई करता है वो वोल्टेज होता है। जो असली क्षमता है वो ईएमएफ है, पर जो सप्लाई करता है वो वोल्टेज। और क्षमता में और सप्लाई करने में थोड़ा डिफरेंस आता है, बिकॉज लड़ाई झगड़े में थोड़ा लॉस हो जाता है। कौन वॉलंटियर कर रहा है? कौन वॉलंटियर कर रहा है? सूरज, सूरज क्या बोला बेटा मैंने? फिलहाल तुम इस रेजिस्टेंस को इमेजिन मत करो, तुम कोई भी रेजिस्टेंस को इमेजिन मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। रेजिस्टेंस कैसा दिखता है, इंटरनल कैसा दिखता है, एक्सटर्नल कैसा दिखता है, सब समझाऊंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, खाली समझने का। फिलहाल फिलहाल समझने का इंटरनल रेजिस्टेंस विलन होता है, पूरा नहीं बताना है। मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा वो बताना है। आनंद रेडी है? आनंद के हम जाएंगे, आनंद के पास जाएंगे हम लोग। आनंद जितने क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ उतने क्वेश्चन का जवाब देना है, और नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, मैं बैकअप में हेल्प करता रहूंगा। यस आनंद। सर आपने जो बताया ना कि एक्चुअल हमारी बॉडी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो ईएमएफ होता है, पर वो बुखार की वजह से जो हमारी एनर्जी थोड़ी चली जाती है और सप्लाई थोड़ा कम मिलता है वर्क करने के लिए हमारी बॉडी के लिए, तो उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। बराबर है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, एक 100 वोल्ट की बैटरी यस और सर। एक 10 वोल्ट की बैटरी, यस इन सर। दोनों में से ज्यादा वर्क डन कौन करेगा? सर 100 वोल्ट की करेगी। क्यों? क्योंकि सर उसका 100 वोल्टेज मतलब सर उसके पास ऐसा क्या ज्यादा है जो 10 वोल्ट के पास नहीं है? ये ईएमएफ ज्यादा है सर। ईएमएफ ज्यादा है? ईएमएफ ज्यादा हाँ होने का मतलब? सर मतलब उसके वो पास पहले एनर्जी ज्यादा है क्या? मतलब सर वो पहले से ही मतलब उसके पास एनर्जी भरपूर हाँ, एनर्जी ज्यादा है। भरपूर एनर्जी क्यों है आनंद? भरपूर एनर्जी क्यों है उसके पास? भरपूर एनर्जी उसके पास कहां से आती है आनंद? कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन जैसा होता है क्या आनंद? हाँ यस सर होता है होता है। अच्छा अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से अपने को एक भरपूर एनर्जी मिलती है, यस। और वो एनर्जी से अपन वर्क डन करते हैं। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये वर्क डन मतलब करने का मतलब क्या? ये वर्क डन मतलब क्या? करंट पैदा करना है, कुछ ऐसा है वर्क डन करने का मतलब, है ना? हाँ क्या यस वर्क डन सर। करना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। यस सर अच्छा अच्छा, मतलब मुझे एक वो बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब मेरे ख्याल से सर ये वो चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कैसे करता है नहीं नहीं नहीं, कि। अच्छा मुझे एक बात बताओ आनंद, यस अभी सर। आपके घर के आजू बाजू कोई बस स्टॉप होगा, ठीक है? हाँ। अब उस बस स्टॉप से हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा बसेस जाती हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि हर 15 मिनट में एक बस निकलती है एक जगह पे, ठीक है? यस। और हो सकता है कि एक जगह पे जाने के लिए 1 घंटे में एक बस है। हम्म। होता है ना ऐसा? हम लोग बस स्टॉप पे जाके पूछते हैं, वो बोलते हैं अरे हमको इधर जाने का, बोला 15 मिनट में बस है, फिर उसको बोलेंगे हमको यहाँ जाने का, 1 घंटे में एक बस है। आपको मुझे बताना है कि कौन सी बस का रेट ऑफ फ्लो अच्छा है, 15 मिनट में वाली, मतलब 1 घंटे में, मतलब 15 मिनट में एक बस वाली, कि 1 घंटे में एक बस वाली, किसका रेट ऑफ फ्लो अच्छा है? सर 15 मिनट में। बराबर, बराबर। क्या समझ में आया आनंद आपको इससे? आपको इससे समझ में आया
कि अगर 15 मिनट में एक बस निकल रही है, मतलब 1 घंटे में 4 बसेस निकल रही है, बराबर है? यस यस और वही बात अगर मैं दूसरे बस को बोलता हूं तो दूसरे वाली बस 1 घंटे में एक निकल रही है, यस बराबर हो गया? तो यस रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम में आप ये देखो कि कितनी चीज फ्लो हो रही है। हाँ यहां पे यस पर्टिकुलर टाइम के आनंद 1 सेकेंड। 1 सेकेंड अगर 1 सेकेंड में ज्यादा बसेस फ्लो हो गई या ज्यादा बसेस बस स्टॉप से निकल गई तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है अच्छा है। और अगर 1 सेकेंड में कम बसेस गई तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो कैसा है, खराब है? खराब है यस बस बसेस को रिप्लेस करना है चार्ज से, बराबर? हम्म 1 सेकेंड में ज्यादा चार्ज फ्लो हो गया मतलब यार रेट ऑफ फ्लो बहुत तगड़ा है, और अगर 1 सेकेंड में कम चार्ज फ्लो हुआ मतलब रेट ऑफ फ्लो बहुत अच्छा नहीं है। और रेट ऑफ फ्लो अच्छा या बुरा से क्या डिसाइड होता है आनंद? अगर रेट ऑफ फ्लो बहुत अच्छा है, इससे क्या डिसाइड होगा? अच्छा रेट ऑफ फ्लो आपको क्या बताएगा? सर अच्छा रेट ऑफ फ्लो मतलब अच्छा ईएमएफ नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा ईएमएफ, हाँ अच्छा ईएमएफ, और अच्छा करंट बोल सकते हैं। हाँ यस सर बोल सकते हैं हाँ, अच्छा रेट ऑफ फ्लो मतलब ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है ना आनंद? अगर हाँ ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब करंट तगड़ा है, अपने को करंट बहुत तगड़ा मिल रहा है अपने को, बराबर है कि नहीं? हाँ इसका यस मतलब एक तगड़ी बैटरी, यानी कि एक अच्छी वाली ईएमएफ वाली बैटरी अच्छा वर्क डन करती है, जिससे प्रति सेकंड ज्यादा चार्ज फ्लो होता है, और प्रति सेकंड ज्यादा चार्ज फ्लो होने की वजह से तुम्हें ज्यादा करंट मिलता है, बराबर है? यस यही है। यस ये तीसरा पेज चल रहा है आनंद, अभी तीसरा पेज तक मैंने ये समझाया था। चलो आगे बढ़ते हैं आनंद। अब आगे आप मुझे बताएंगे कि मैंने पेन ड्राइव का एग्जाम्पल देके क्या समझाने की कोशिश की थी। Why सर this pen drive example was given to you? सर वो जो पेन ड्राइव का वो जो कैपेसिटी होता है वो हमें दिखाने के लिए बताने के लिए 128 GB होता है पर हाँ। एक्चुअल में क्यों इंटरनल मतलब वो फंक्शन करने के लिए हम कुछ हम्म, सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं हम्म। तो उसकी वजह से थोड़ा उसका स्पेस कम हो जाता है अच्छा, तो आनंद क्या मैं बोल सकता हूं, जितना 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 होता है उतना मिलता नहीं है? क्या ये इस एग्जाम्पल का मोटिव ये हो सकता है? क्या हम इस एग्जाम्पल को ये एक लाइन में समराइज कर सकते हैं कि जितना हमें दिखता है उतना मिलता नहीं है, बराबर है? यस सर अच्छा, तो मेरा ये एब्सोल्युटली एग्जांपल देने का मेरा मोटिव ये था, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, और एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हमारे जो स्टोरी में हमारी स्टोरी में जो विलन है हमारी स्टोरी में जो विलन है उसका नाम क्या है? हमारी स्टोरी में विलन का नाम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस सर अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पेन ड्राइव वाली स्टोरी का डायलॉग वैलिड होता है कि जितना ईएमएफ होता है उतना मिलता नहीं है? हाँ हाँ यस सर बराबर। अगर 7 वोल्ट का ईएमएफ है तो 7 वोल्ट का ईएमएफ मिलता नहीं है, जैसे 128 जीबी का अगर पेन ड्राइव है तो 128 जीबी मिलता नहीं है। तो क्या हाँ ये एग्जाम्पल लिंक हो रहा है? हाँ यस हाँ सर बस। बहुत अच्छा ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल क्यों दिया था मैंने आनंद? व्हाई डिड आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी? सर यही अच्छी तरह से समझने के लिए दिया था हाँ मतलब क्या ह्यूमन बॉडी आपको क्या समझाता है कि जितनी एनर्जी हमारे पास है, क्या वो पूरी की पूरी एनर्जी हम काम करने में लगा देते हैं कि कुछ एनर्जी हम कहीं और भी लगाते हैं? हाँ यस सर काम करने में पूरी एनर्जी नहीं लगा देती सर थोड़ा हम्म। बहुत संभालने के लिए थोड़ी एनर्जी चली प्रॉब्लम जाती प्रॉब्लम को संभालने के लिए। हाँ यस सर अच्छा, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हमारे लिए संभालने विलन है। हाँ यस सर विलन है अच्छा, तो क्या आनंद मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरी बैटरी के पास 7 वोल्ट है और 7 वोल्ट की बैटरी हम्म पूरा 7 वोल्ट मुझे नहीं देगी, बराबर है? हाँ यस सर आप मतलब वो बोल मुझे सकते हैं 7 वोल्ट सप्लाई नहीं करेगी। हाँ यस सर और आनंद क्या आपको ये बात पता है, सप्लाई इज वोल्टेज। जो एक हाँ बैटरी सप्लाईज सप्लाई वोल्टेज करती है उसको वोल्टेज बोलते हैं, हाँ बराबर यस है ना? तो यस सर बैटरी के पास एक्चुअल में कितना है, 7 वोल्ट है, पर वो 7 वोल्ट मुझे सप्लाई नहीं करती नहीं, क्यों नहीं करती आनंद? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अच्छा, तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ लड़ाई झगड़ा करने में हमारा कुछ नुकसान होता है? हाँ यस सर होता है तो वो नुकसान के बाद जितना भी हमारी बची कुची वैल्यू होगी वो हम सप्लाई करने के लिए तैयार है, बराबर तो है वो ना? वोल्टेज होता है वो वोल्टेज होता है। और जो असली में हमारे पास वैल्यू होती है वो ईएमएफ होती है, और जो सप्लाई करने के लिए रेडी होती है वो वोल्टेज होती है, बराबर है वोल्टेज आनंद? यस थैंक यू सर सो मच आनंद, थैंक यू सो मच। ओके सर थैंक क्या बोलती है पब्लिक? जिस तरह से आनंद ने रिप्लाई दिए, जिस तरह से आनंद कुछ चीजें समझी है, क्या आपको भी समझी है? क्या मेरा ये आज का 1 घंटा कुछ फ्रूटफुल है? क्या कुछ बेहतर समझ में आ रहा है? अरे रिप्लाई रिप्लाई में दम होना चाहिए।
रिप्लाई में दम होना चाहिए। आ रहा है, मजा आ रहा है? पढ़ेंगे ये 6 पेज आज पढ़ेंगे घर जाके, 6 पेज पढ़ेंगे घर जाके, ठीक है। अब अगले लेक्चर में आके क्या करेंगे? अगले लेक्चर में विलन का चेहरा देखना है नहीं देखना? देखना है ना? अरे विलन का चेहरा देखना है नहीं देखना, पहले मुझे ये बताओ, है ना? विलन का चेहरा अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। विलन का चेहरा अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा विलन का चेहरा। और एक सस्पेंस के लिए भी तैयार रहिए। अभी तो विलन घर के अंदर था, अब हम एक और विलन से मिलेंगे जो घर के बाहर होगा। एक विलन घर के अंदर था, अब एक विलन घर के बाहर भी मिलेगा, जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारे बैटरी के अंदर था। अब सर्किट में बाहर जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो सस्पेंस के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की मुंह दिखाई करेंगे, इनका मुंह दिखाएंगे हम लोग, इनकी मुंह दिखाई होगी। और हम लोग एक नए पात्र को भी ऐड करेंगे, जिस नए पात्र का नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी विलन ही है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। बी रेगुलर, मिस मत करो, मिस मत करो, उठ के बैठो। बहुत ही बढ़िया चालू है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अपने दोस्त लोग को मैसेज फॉरवर्ड करो, सब लोग को बताओ आओ इधर बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करो, सब लोगों को बताओ आओ बैठ के देखो। इधर टाइम पास नहीं चालू है, इधर चालू है फिजिक्स, और लेक्चर के बाद आता है फीलिंग। सब लोग को मैसेज फॉरवर्ड करना है, आप लोगों ने सब लोगों का हेल्प करना है। स्पेशली हम लोग को उन लोग का हेल्प करना है। आपको पता होगा कि आपके फ्रेंड जोन में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको पैसे का प्रॉब्लम है। हम लोग उन लोगों से इंटरेस्टेड ही नहीं है जिनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। जिनका पैसे का प्रॉब्लम नहीं है वो जाके बाहर 2-3 लाख 4 लाख भर के ट्यूशन लगा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग स्पेशली उन लोग को हेल्प करना चाहते हैं जिनका पैसे का प्रॉब्लम है। उन लोग को ढूंढ के निकालो, पूछो तेरे को पैसे का प्रॉब्लम, तेरे को पता ही होगा तेरे को पैसे का प्रॉब्लम है, वो लगा नहीं पा रहा है ट्यूशन, उसको कुछ प्रॉब्लम है। उन लोगों को हमको इन्वॉल्व करना है, स्पेशली उन लोग को हमको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। अपने सारे दोस्त लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करो, ज्वाइन करने के लिए बोलो। सुबह 6 बजे आप भी उठो, अच्छे से मूड में उठो, पढ़ाई करना है आज के आज, ये पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, टेक केयर, बाय 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 बाय।